अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक और 14 अगस्त के एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर से सिस्टम को ललकारने के लिए 27 सितंबर को पेशावर के अंदर एक पार शो करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लाखों अफराद को खैबर पख्तूनख्वा लाने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप कह सकते हैं कि एक मिशन नूर है उसको भी सेलिब्रेट कर रही है। अब हमारे सामने कई और चीजें हैं, जिस तरह के ये जानना बड़ा अहम है कि जब एहतजाज करने पर मुकदमात की तलवार लटक रही हो तो ऐसे में पेशावर में लाखों का मजमा इकट्ठा होगा, मगर कैसे? अगर वाकई तहरीक इंसाफ एक अच्छा पार शो करने में कामयाब हो जाती है तो इससे बदलेगा क्या? क्या इससे इमरान खान साहब की कानूनी मुश्किलात कम हो सकेंगी? ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पीटीआई ऊपर से नीचे तक तकसीम और ग्रुप बंदी में बटी हुई नजर आती है। यही नहीं, हुकूमत से मुज़ाकरात हो या फिर कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का मामला हो, पार्टी के अंदर इन इश्यूज पर हमें एक डिवीजन नजर आती है। तो क्या ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को मोबिलाइज कर सकेगी? ये वो अहम चीजें हैं जिस पर बात करने के लिए मायनाज वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त के लिए। पंजोता साहब, अभी से मिशन नूर के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आई, अगर मैं कहूँ कि अब चूंकि उसका नाम तब्दील करके उसे मिशन हुक्म अजान कर दिया गया है, ये है तो पीटीआई के लिए और पीटीआई अंदर से इमरान खान साहब के लिए सब कर रही है, तो फिर इस मिशन पे आपके अंदर तकसीम क्यों है? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने सरवत मौका दिया। देखें, मामला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने की बात करती है या एहतजाज करती है या कोई भी आकर एहतजाज करता है तो लोगों को उठा लिया जाता है। अगर अपने बुनियादी हकूक हासिल करने के लिए जो सलब हैं उसके लिए एहतजाज करती है, रूल ऑफ लॉ के लिए करती है, कोई जमात भी जमहूरियत के लिए करती है तो उसको धर लिया जाता है। पाकिस्तान में एहतजाज करना, आवाज़ कोई भी बुलंद करना वो जुर्म बन चुका है और आइन का आर्टिकल 19 जो आपको हक देता है कि आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और देखें आप कि अगर अजान की बात आई है कि हम अजान देना चाहते हैं, आप आम तौर पर अगर आप देखें तो जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो लोग मस्जिदों में जाते हैं, अजान देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से जो है वो एक आफत है, अजाब है, तो इससे छुटकारा हमें मिले। तो उसमें क्या कोई गुनाह है जो अजान दी जाती है? अजान का मतलब क्या है? अजान यही है ना कि उसके अंदर हम वाज़ह करते हैं कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो एक वाहिद है, उसके अलावा हमारा कोई खुदा नहीं। दुनिया के अंदर भी जो खुदा बनने की कोशिश करते हैं वो नहीं है, बल्कि सिर्फ वादे नियत वो है। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जो है वो आखिरी रसूल हैं, यही बात करते हैं ना। और नमाज की उसमें दावत दी जाती है। बेसिकली हमारा मकसद था कि अजान जो है वो हम देंगे और अजान का सिलसिला जो, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और इसके जो बाकी 3-4 दिन हैं उसमें अजानें होंगी और ये अजानें देने का मकसद ये है कि की माफी चाहूंगी, आपने जो सारे पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं ये हर एक मुसलमान जानता है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, हर शख्स जो पढ़ा लिखा है या गैर तालीम याफ्ता है वो भी इन बुनियादी उसूलों को समझता है। फिर क्या वजह है कि आप ही की पार्टी के जो कायम मकाम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो इस मिशन से, अजान के इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? नहीं, देखें, वो मिशन नूर वाला मामला जो तो चला था उसके ऊपर किसी ने खुद से ट्वीट करके ये कहा कि बैरिस्टर जो गौर हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं। कोई ऐसा ट्वीट उनके अकाउंट से नहीं आया। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो हमारी तरफ से अकाउंट के ऊपर आ चुकी है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दे चुके हैं, पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर आवेजा है कि हम हर रोज़ अजान देंगे। और अजान देने का मकसद यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुसीबतें हैं, जैसे फ्लड वाला मामला चल रहा है, बारिशों वाला मामला है, या जो जुल्म का निज़ाम कायम किया गया है, तो उस वजह से कि उसका खात्मा होना चाहिए, हम अजान हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर मस्जिद में हमारा हक है। और हम रूटीन में भी दिन में 5 अजानें होती हैं, तो एक अजान इस हवाले से होगी तो उसमें क्या आप ऑफिशियली इसको तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई ऑफिशियली इस मिशन का हिस्सा है, मिशन हुक्म अजान का? जी बिल्कुल, पीटीआई जो है वो, उन्होंने पीटीआई की तरफ से ये जो आया है अलामिया है जिसमें हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अभी जो 4 दिन रह गए हैं
रबीउल अव्वल के 20 से 24 तक अजानों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसी मामले से मुतालिक फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पंजोता साहब, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, मैंने आपकी नाते भी बेतहाशा सुनी है, बहुत जगहों पे सुनी है माशाल्लाह से। तो क्या पार्टी रहनुमाओं में पंजोता साहब भी शामिल होंगे जो घर की छत पे खड़े होकर अजान देंगे और बाकायदा उसको पोस्ट भी करेंगे ताकि वर्कर को एतमाद में लिया भी जा सके और आपकी खूबसूरत आवाज़ में वो अजान भी सुन सके? देखिए सरवत साहिबा, मैंने थोड़ी देर पहले तकरीबन यानी 2 घंटे पहले इस हवाले से पैगाम दिया है कि तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और ये हमारा राइट है कि हम अजान दे सकते हैं या कोई भी बात कर सकते हैं, कलमा हक बुलंद कर सकते हैं। हमारा इस्लाम जो है हमें इजाज़त देता है, हमारा पाकिस्तान का आइन जो है वो हमें इजाज़त देता है। बीइंग ए मुस्लिम, अगर कोई कदगन भी लगाए हमारे ऊपर तो फिर भी हम किसी के जो है वो सामने झुकेंगे नहीं। अजान हो, कलमा हो, बेशक हमारे सर जो है वो तन से जुदा हो जाए, हम बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर जो है ये अजान भी देंगे, कलमे भी पढ़ेंगे, नमाजें भी अदा करेंगे। हमारे मजहब से बढ़कर हमें कोई और चीज नहीं है। चलिए अब आते हैं जरा दूसरे मामलात की तरफ। पंजोता साहब, आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, पुरअमन रहते भी हैं और पुरअमने रहने दिया जाए हमें पुरअमन भी। लेकिन आपके ऊपर जो FIR है उसके अंदर तो आप पिस्तौल, चाकू, छुरियां आपके बताया गया आपके पास थी और वो जब वकला की आपस में कोई झगड़ा हुआ, पार्टियां आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुई तो नईम हैदर पंजोता जो है वो पिस्तौल के साथ छुरियां चाकू भी लेकर फिर रहे थे, तो ये पुरअमन रहना तो ना हुआ फिर? देखिए मामला यह है कि जिस तरह कल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, वो क्यों गए? वो जो वीडियो आई थी, वो जो तस्वीरें चल रही थी, वो क्यों चल रही थी और क्यों वो सारा मामला पेश आया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद नहीं है। जो रईस ग़ज़र थी वो 26वीं तरमीम के बाद खत्म कर दी गई है। तो अदलिया की आज़ादी के लिए हमने नारेबाजी की और कहा कि अदलिया के ऊपर हमला नामंजूर, आइन की सुपरमेसी, कानून की बालादस्ती। उसमें वाजिद गिलानी साहब का क्या किरदार था? वाजिद गिलानी साहब क्यों वाजिद गिलानी साहब का ये आए और आप लोगों के साथ झगड़ा? वाजिद गिलानी साहब का ये किरदार था, वाजिद गिलानी साहब का ये किरदार था कि जब वो बार के इस इलेक्शन के अंदर यानी सदर वाले इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया तो हमने उनसे ये कहा कि अगर आप 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े होंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे, पाकिस्तान में आजाद अदलिया के लिए आवाज मिलाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप हमें हलफ दें, आप हमारे साथ ऐद करें। उन्होंने हमारे साथ हलफ दिया था, ऐद किया था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या आप ये कह लें कि जो कानून और आइन की सुपरमेसी को सपोर्ट करने वाले जो वकला हैं, उन्होंने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया, दिलवाया। उसके बाद वो जब जीतने के बाद उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं इनका शुक्रगुजार हूं और मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा। लेकिन वो खड़े नहीं रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन थी उसे भी वापस लिया जो पिछली कैबिनेट ने दी हुई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लियर अपना मौकफ जो है दूसरी तरफ वो लेकर गए। जो जहांगीरी साहब के ऊपर हमला हुआ यानी उनको काम करने से रोका गया, या 5 जजेस जो हैं जो इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। इसके अलावा जो सारे पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से, उस पर उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की बल्कि उसके खिलाफ खड़े हुए। तो कल जब वो सामने से गुजरे तो कुछ चंद दोस्तों ने उन्हें यही पूछा कि आप तो सर आपने वोट लिए हो, आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमारे सीनियर हैं, आपको हमने सदर मुंतखब किया है। तो उन्होंने गुस्से का इज़हार करते हुए धक्का भी मारा इंतजार हुसैन पंजोता मेरे बड़े भाई को, लोगों ने उन्हें पीछे धकेला। उसके बाद दोबारा उन्होंने आके मुक्का मारा और उसके बाद जो है वो वहां पर और भी दोस्त थे, हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हें कह रहे थे कि आप ना करें। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्लान बना के आए हों कि वो गुस्सा निकालना है जो हमने उनके हवाले से ये इज़हार किया कि आप खड़े नहीं हो रहे। तो उस गुस्से के इज़हार या पीछे से किसी ने कहा जो भी, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही उल्टा FIR दर्ज किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इनके पास पिस्टल थे। भाई आप हमें दिखा दें, कोई एक बंदा, CCTV फुटेजेस शाये हुई हैं, कहीं पर पिस्टल किसी ने देखा हो। लेकिन FIR के अंदर वो कहते हैं जी इनके पास छुरी और चाकू थी, यानी एक के पास छुरी थी, एक के पास चाकू था। फौरन ही वो वर्जन सारा FIR के अंदर भी तब्दील हो गया, जो कि वाज़ेह लोगों ने देखा कि हमला भी वो कर रहे हैं, गालियां भी वो निकाल रहे हैं,
और पर्चा भी इन पे दर्ज कर दिया गया है। हालांकि जो हाई कोर्ट का सदर होता है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी बार का, वो जितने भी वहां के लॉयर्स होते हैं उनकी सपोर्ट करता है। अगर कोई वकील उनके साथ कोई बदकलामी भी करता है तो बड़ा होके उस पे जो है हौसले का और उस मामले को रिजॉल्व करता है और तहम्मुल का मुजाहरा करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक बड़ी अनाउंसमेंट है पंजोता साहब, आप लोग एक बहुत ही ग्रैंड जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के अंदर। तवक्कुआत आपकी क्या हैं इस जलसे को लेकर, क्योंकि जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनका ये ख्याल है कि दीगर जलसे जो या करने कोशिश की या इन्होंने किए भी वो नाकाम हुए, और ये वाला जलसा जो अब पेशावर के अंदर होने जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, अब PTI के लिए गुंजाइश जो है वो निकलना मुश्किल है, ख़त्म होती हुई चली जाएगी। इस जलसे को लेकर आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, मामला ये है कि जब भी कौम निकलती है, आपने देखा कि 8 फरवरी को एक इनकलाब आया और उस इनकलाब को कबूल नहीं किया गया, जिसके ऊपर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट और दूसरा पतन की रिपोर्ट और कई और आजाद इदारों की रिपोर्टें हैं कि किस तरह धांधली की गई, 64 तरीकों से धांधली की गई। ये तो पतन रिपोर्ट ने कह दिया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने क्या कहा, जो कि हालांकि छुपाई गई, कि 90 से 95% नेशनल असेंबली के हल्कों के अंदर किस तरह तब्दीली की गई, किस तरह फॉर्म 45 जो है वो ओरिजिनल कुछ और रिजल्ट था और इलेक्शन कमीशन कुछ और आवेजा करता रहा, और पूरा जो धांधली वाला सारा किया गया, टर्न आउट किस तरह तब्दील हुए, ऊपर क्या था नीचे क्या था, तो उन्होंने तमाम उसमें बताया। और कमिश्नर रावलपिंडी, उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है, जो कह रहा था कि 70,000 की लीड से लोग जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों मुलव्वस हैं। हमें चौक के अंदर मेरे समेत सजाए मौत दी जाए कि हमने पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट लूटा है। तो ये तो हाल सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पिंडी का बताया। इसी तरह पतन की रिपोर्ट या वो कॉमनवेल्थ की पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बताती थी। तो जो मुल्क के अंदर जमहूरियत कानून की बुलंदी जो है वो डिरेल है और अखलाकियात खत्म हो गई हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक सलब हैं, हम पाकिस्तान में इन तमाम की बहाली के लिए, पाकिस्तान में अवाम के खुद मुख्तारी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए वहाँ जलसा करेंगे और ये हमारा हक है। पूरे पाकिस्तान से हमने लोगों को दावत दी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जलसा होने जा रहा है, और पूरा जो पेशावर के अंदर ये जलसा होगा पूरा एक मेला होगा जिसमें अवाम का समंदर होगा, जो कि वफाक और जितने भी बाकी सारे हैं उनकी जड़ें जो हैं वो उस जलसे को देख के हल जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद अगला लाहे अमल वहां पर जो है दिया जाएगा जो आपके सामने आए। ठीक है, ये अगला लाहे अमल कहीं सड़कों पर एहतजाज के हवाले से तो नहीं होगा पंजोता साहब? देखिए, अगला लाए अमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाए अमल जो है वो बिल्कुल तहरीक के हवाले से ही होगा, और वो पार्टी जो है वहाँ अली मीन साहब भी देंगे या कोई और दोस्त अनाउंस करता है तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ पंजोता साहब, क्योंकि इस जलसे को लेकर जो अली अमीन गंडापुर साहब का एक वीडियो पैगाम हमारे सामने आया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये सब तो वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक एहतजाज का मामला है, लोगों के बच्चों को निकालकर सड़कों पर ले जाने का मामला है, और जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं लोगों के बच्चे इस तरह नहीं लेकर जाऊँगा, हम बाकायदा किसी हिकमत के तहत आगे बढ़ेंगे, इस तरह से सड़कों पर नहीं आएंगे। तो मैं इस वजह से आपके सामने ये सवाल रख रही थी। अब मुझे ये बताइए पंजोता साहब, जो कायमा कमेटियां हैं वो पार्लियामेंट की रूह करार दी जाती हैं, कायमा कमेटियों से आप लोगों का जो इस्तीफों का फैसला है, फिर सेनेटर्स की तरफ से भी अब भी हमारे सामने 1-2 दिन पहले ये सारे इस्तीफे आए, आपको नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकली एक गलत मूव होगी आपकी? क्योंकि हुकूमत जो है शायद उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप लोगों के इस्तीफों से, और वो हर किस्म की चीज के लिए इस वक्त हमें तैयार नजर आ रहे हैं। देखें, ये जो इस्तीफे हैं ना, ये एहतजाज का एक तरीका है जिसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब ने ये नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो उसके अंदर जाकर स्टेप लिया। इमरान खान जो है वो वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं तमाम लोगों को और पूरी दुनिया को, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो किस तरह कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और पॉलिटिकल जमात को, जो सबसे बड़ी जमात है, उसके सबसे बड़े लीडर जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब और मुस्लिम उम्मा के लीडर वो जेल में हैं। तो उस जमात को किस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है और किस
तरह उनकी स्पेस खत्म की जा रही है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वहां रह के भी कोई असर नहीं हो रहा, जितनी कमेटियां हैं तो शाखाना का रिकॉर्ड तक तो हम मंगवा नहीं सकते। इसी तरह फाइनेंस है, बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम अपने लीडर के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। वहां पर पूरी इनपुट दी गई, एक आईजी जो है वो नहीं तलब हो सका, अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट तलब नहीं हो सका, तो फिर उस कमेटी का क्या फायदा, उस कमेटी के अंदर बैठने का। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, जिसकी रोशनी के अंदर हमने वहां इस्तीफे दिए। और इमरान खान साहब बड़ा बेहतरीन सोचते हैं, वो मुस्तकबिल के बारे में बड़ी अच्छी जांच रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो मजीद हिकमत अमली होगी। अली अमीन साहब से मेरी उस दिन गुफ्तगू हुई थी एहतजाजों के हवाले से कि हमारी क्या प्लानिंग है, वो मेरे हद तक तो पहुंची है कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है, लेकिन वो वक्त आने के ऊपर आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, इमरान खान साहब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इस वक्त जो सीएम पंजाब हैं वो तो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब अब एक लंबा अरसा हो गया जेल में बैठे हैं, अब तो वो किस्सा पारीना बन चुके, दुनिया तब्दील हो चुकी, पाकिस्तान बाहर से तब्दील हो चुका हुआ, तो अब तो वो इररिलेवेंट हो गए हैं। देखें, अगर वो इररिलेवेंट हो गए तो ये जो सारा सेगमेंट जा रहा है ये इमरान खान साहब के हवाले से जा रहा है। अगर वो इररिलेवेंट हो गए हैं तो प्रोग्रामों के अंदर बेशक बानी के नाम से ही आप लिख लें, आपको पाबंदी है कि इमरान खान साहब का लिखना नहीं है नाम, तब भी जिक्र तो इमरान खान के प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम तभी चलता है। अच्छा, ये प्रोग्रामों को भी छोड़ दें, आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत गैरानी तरीके से हटाई, इमरान खान को नहीं खत्म कर सके, हमला किया गया, अल्लाह ताला की जात ने जान बचाई, तस्वीर पे पाबंदी, उसके बावजूद इमरान खान हो रही है सोशल मीडिया पर, नाम पे पाबंदी, तकरीर पे पाबंदी, और उसके बाद अब उनके पैगाम पर पाबंदी। कितना खौफ है कि वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है कि इमरान खान को 9 मई के केसेस के अंदर वीडियो लिंक पर लिया जाएगा। भाई इतना ही, अगर आपको कोई रेलिवेंट हो गए तो चलाएं पैगाम, फिर पैगाम से आपको क्या खौफ है? आप तो एक पैगाम इमरान खान का बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे आपकी कांपे टांग जाती हैं, तो आप इमरान खान का क्या मुकाबला करें? आप इररिलेवेंट हो गए। इमरान खान जेल में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर जो है रेलेवेंट है, और आप पूरी दुनिया के अंदर घूम के इररिलेवेंट है, और पूरी दुनिया में आपको बेइज्जती का जो है वो मकाम हासिल है। पूरी दुनिया में आप जाते हैं और आपको रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जहां तक इमरान खान साहब के केसेस की बात है, उनका तो फिलहाल पंजूता साहब कोई मुस्तकबिल हमारे सामने नहीं आ रहा। जितनी भी इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें, और ख़ासतौर पे जो अभी आपने भी जिक्र किया, उन चीज़ों के बाद तो ऐसा महसूस होने लग गया है कि शायद इन केसेस का कोई मुस्तकबिल अभी फिलहाल दौरे हाजिर के अंदर नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जो अडयाला जेल के अंदर हैं, चाबी जो है वो बाहर से नहीं लगी हुई, चाबी अंदर से लगी हुई है। इमरान खान साहब ने चाबी लगाई है, और उस चाबी को वो किसी टाइम भी खोल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये चाबी जो है वो अदालत के जरिए खोले, डील के जरिए नहीं। वो चाहते हैं कि कानूनी तरीके से मैं बाहर आऊं। उनको पता है कि झूठे केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सामना कर रहे हैं दलेरी से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक नजरिया, एक मौकफ है, हकीकी आजादी, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर। वो समझते हैं कि कोई मुआशरा, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहां कानून की बालादस्ती नहीं होती। आप 100 एग्रीमेंट्स कर लें, 100 मुल्कों के अंदर चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, फलां जगह पर चले जाएं, अमेरिका का चौथा टूर कर लें, लेकिन आपका मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक आपके मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, कानून नहीं होगा। वरना 4 अदवार से नून लीग की हुकूमत है, कहां बदल गया पाकिस्तान? पीपल्स पार्टी कितनी दफा रही? इमरान खान ही बदल सकते हैं, और वो इसी तरह से बदल सकते हैं कि उनका मकसद है कि रूल ऑफ लॉ कायम हो, जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। अदरवाइज वो अगर अपने मौकफ से पीछे हट जाएं तो ताला खुल जाए। तमाम केसेस इस वजह से उनके अंदर इंसाफ नहीं हो रहा क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया जो है वो फैसले नहीं कर पा रही, वो केसेस ही नहीं फिक्स कर पा रही। उन्होंने इंसाफ आगे क्या देना है? ये जजेस उनके साथ ही कह रहे हैं कि आप हमारे पास जो केसेस हैं उनको उठा के अपने पास लगा रहे हैं, आप जो है वो रोस्टर अपनी मर्जी से बना रहे हैं, आप बेंचेस अपनी मर्जी से बना रहे हैं। जो एक कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक आप चलें। एक आखिरी सवाल है पंजोता साहब, ये जो रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान साहब हमें सफ़े अव्वल के अंदर नजर आ रहे हैं, बल्कि लीड कर रहे हैं। अब ये जो जंग है ये तो तवील है, इसका कोई मुख्तसर रास्ता तो है नहीं। अब इस तवालत के अंदर वो कितनी मजीद तवील होगी ये आइंदा आने वाला मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन इस सारे केस के अंदर, इस पूरे माहौल में आप लोगों की जमात पॉलिटिकल स्पेस कैसे हासिल कर पाएगी, जबकि आपके लिए पॉलिटिकल स्पेस होना बड़ा ज़रूरी है? देखिए, आपने जो है वो जब आगाज किया ना, तो आपने कहा कि आपका जो वो है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये जो कलमा है ना, कलमा जो है वो इंसान को आज़ादी देता है।
और आप अगर देखें नवाज शरीफ को, जरदारी को, ये इन तमाम पार्टियों को, ये हुकूमत के अंदर रह के भी गुलाम है, ये आज़ाद नहीं है। और इमरान खान जेल में रह के आज़ाद हैं क्योंकि वो दुनिया में किसी के सामने झुक नहीं रहे। तो हम जो है वो झुक नहीं रहे और इसके लिए हम अपनी जो जान है उस तक को हमने पेश किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला फतह अल्लाह ने देनी है, फतह होगी इंशाल्लाह। ये जो जुल्मत की रात है ये ढलेगी और हक का सूरज जो है वो तलू होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग बड़े पुरज़्म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हन में बहुत सारे ABC प्लान मौजूद हैं जिनको वक्त आने पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। बिलाशुबा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कामयाबी है। ना सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद बल्कि अपोजिशन की जमातें भी इस पेशरफ्त की तारीफ कर रही हैं। तहरीक इंसाफ और JUI ने भी इसे एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। लेकिन ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या हुकूमत को सिर्फ खुशी के शादियाने बजाने की बजाय इस मुआहिदे के बाद पैदा होने वाले मुमकिन चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद से मगरबी दुनिया और भारत में बेचैनी साफ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि जैसे हर मुआहिदा अपने साथ बाज चैलेंजेस को भी लेकर आता है, इसी तरह ये मुआहिदा भी कुछ पेचीदगियां पैदा कर सकता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात में मशगूल होने से पाकिस्तान को बाज इलाकाई ताकतों के रद्द अमल का सामना भी करना पड़ेगा जो इस ताल्लुक को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा समझ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम है। कहा जा रहा है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई हल ना निकाला गया तो ये मामला सिफारती कामयाबियों को महदूद कर सकता है। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि तमाम सियासी जमातें मुल्क को सियासी और सिफारती चैलेंजेस से निकालने के लिए हम आवाज हों? यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर क्यों नजर नहीं आ रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही एहतजाजी मूड में है। अब ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सिस्टम को वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं कि अवाम की सोच और इलेक्शन का नतीजा मुख्तलिफ हो। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। यह सवाल बड़ा अहम है कि क्या PTI की तरह JUI भी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने की प्लानिंग कर रही है? अगर मैंडेट चोरी के खिलाफ मिशन एक है तो ये अपोजिशन की जमातें एक साथ आगे बढ़ने को तैयार क्यों नहीं नजर आती? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो एक बड़ी कामयाबी जो तकरीबन 2-3 दिन से पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। हुकूमत भी माशाल्लाह से बड़े शादियाने बजा रही है सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के। आपके नजदीक वाकई ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, यहां तक महदूद रहना चाहिए, या वाकई इसमें हमें खुशी या शादियाना बजाने की जरूरत है? खुशी की बात यकीनन है कि सऊदी के साथ हमारे जो रिलेशन ऐसे हैं कि जो शायद किसी और मुल्क के साथ नहीं रहे। हर अच्छे बुरे वक्त में सऊदी जो है वो हमारा साथ देते आए हैं और इस वक्त शायद ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सऊदीज़ के फेवर में होगा, मगर अगर सऊदीज़ के फेवर में भी हो तो चूंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है तो किसी इस्लामी मुल्क को अगर हमारी ज़रूरत होगी या हमारी दिफाई कुव्वत की ज़रूरत होगी तो उसमें हमें कम से कम JUI जो है इसमें हेजिटेट नहीं करती ये कहने में कि उसके लिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत न सिर्फ सऊदीया के लिए बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए हासिल। ठीक है सर, आपके नज़दीक ये एक एग्रीमेंट है या आप भी समझते हैं कि नहीं, जिस तरह की चीज़ें या नकात या शिकें इस मुआहिदे की हमारे सामने आई हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट नहीं है? बात तो एग्रीमेंट से जो है ना वो कुछ आगे आई है और ये ऐसा इसको आप मुआहिदा कह लीजिए कि जो इसमें आगे इसकी तोसी शायद होने जाएगी और इसको बायलैटरल भी ना कहिए, शायद बायलैटरल जो है इस वक्त तक आपको नज़र आ रहा है, मगर इसमें जो है ये इसमें और लोग भी और ममालिक भी आएंगे और बज़ाहिर ये मफाद में होगा इस्लामी मुल्कों के, गो कि इसकी नेगेटिविटी जो है वो भी आएगी कि बहुत सी जगहों से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और लोग इसमें समझेंगे कि उनके खिलाफ है ये, या हमारे आसपास के मुल्कों में या फिर दुनिया भर के में जो है ना इसको जैसे अब मीडिया जो है मगरबी मीडिया जो है रिपोर्ट भी करना शुरू हो गया। इनफैक्ट जो है ना ये हमारा एक
एक ऐसा माहिदा है कि जिसमें हमने एक दूसरे की हिफाजत करनी है, हमने एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, और उसमें जो है ना वो चंद ममालिक और भी बढ़ेंगे और वो सब फिर मिल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मुसलमान मुल्कों के दरमियान ऐसा यकीनन जो है ना माहिदा चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो आज हुआ है। भले वो हमारे मुखालफिन के हाथों हुआ है, मगर एक अच्छा कदम है, हम उसको अप्रिशिएट। बिल्कुल, ये वाकई सेनेटर साहब बड़ा खुश आइंद है, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं। अगर जो आपने गुफ्तगू की है, बात की है, अगर मैं थोड़ा सा उसको मजीद फैलाऊं तो ये कंसर्न्स भी जाहिर किए जा रहे हैं कि जैसा इस्लामी ममालिक के शामिल करने से या उनके शामिल होने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये हो भी सकता है। तो बेशतर इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीका उठाता है, तो ऐसे सूरत में आपको नहीं लगता कि किसी हद तक पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात होने की भी ज़रूरत है? यकीनन पाकिस्तान को मोहतात होने की ज़रूरत है, ना सिर्फ मगरिब की तरफ से बल्कि आपको अपने मशरकी हमसाये की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। गो कि उसको सऊदी से इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, मगर यकीनन मगरिब का बहुत सा जो है वो उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो गल्फ में सऊदीज़ के साथ, यहाँ पे जो ना उन दिफाई माहिदों के साथ या उनको असला बेचने के साथ जो है वो अटैच है, तो वो इसको अपने लिए थ्रेट समझेंगे या वो ये समझेंगे ये सारा रुख जो है वो अल्टीमेटली मुड़ने की तरफ जा रहा है, शायद चीन की तरफ चला जाए, सब खरीदारियों के हवाले से मामला उस तरफ चले जाए, असले की खरीदारी के हवाले से रशिया की तरफ चले जाए। तो इस हवाले से हमको जो है एहतियात यकीनन ज़रूरी है, और हमारा सियासी निज़ाम जो है वो मुल्क में मजबूत होना चाहिए। इस तरह से जो हम हवा पे 2-4 इलेक्शन जब हुए हैं पिछले, जब हम सारे निज़ाम को हवा पे खड़ा करते हैं, कभी इस तरफ कभी उसको गोद ले लेते हैं, कभी उसको गोद ले लेते हैं, इस मामले से आगे निकलना चाहिए। मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत हो वो इलेक्टेड हो, और यकीनी तौर पे इलेक्टेड हो, ये सिर्फ इलेक्शन का नतीजा ना हो या नतीजा बनाया गया ना हो। ठीक है। अब सेनेटर साहब यहाँ पर ये भी एक बड़ा अहम मामला है कि अगर हम सऊदी अरब के करीब गए हैं या हमने एक बड़ा ये कदम उठाया है, या एक पाकिस्तान के लिए या सऊदीया के लिए, हम दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वहीं पर बहुत सारे दुश्मनों के कान भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ साहब जैसे सीनियर वज़रा ये बयान देते हैं कि ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी, तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाया जाएगा, इवन दो कि हमारे सामने सऊदीया खड़ा हो, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे दुश्मन कंट्रीज जो इस वक्त ताक लगाकर बैठे हैं, उनसे मोहतात होने के लिए फौरी तौर पे क्या करने की जरूरत है पाकिस्तान को? अब सबसे पहले जब कभी ऐसा कोई खतरा हो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या है। हमें 2 महाजों पे जो है ना शदीद किस्म की कमजोरियां जो दरपेश हैं, एक माशी महाज पे और एक सियासी महाज पे। तो जिस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं उसको फौरी ठीक कर ले, उसकी मुरम्मत होनी चाहिए। उसकी मुरम्मत ये नहीं कि मारपीट की मुरम्मत जैसे आजकल हो रही है, बल्कि उसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए, और जब दुरुस्तगी हो जाएगी तो यकीनन उससे पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर किसी मुआहदे की आपने फ़ायदे हासिल करने तो भी के बाद आप हासिल कर पाएंगे, वरना जो है ना ये सारा कुछ बेनतीजा हो जाएगा। अंदरूनी महाज की मैं अगर बात करूं तो वो तो बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की इस वक्त जो सिस्टम में नज़र आती है, वो अंदरूनी खलिफशार है। तो इसमें क्या सेनेटर साहब आपकी जमात और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई किरदार अदा करना चाहेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान चीज़ें कुछ बेहतर हों, क्योंकि इस वक्त हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत होने की अशद ज़रूरत है? मैं कई दफ़ा इस बात को दोहरा चुका हूँ कि JUI ये चाहेगी कि हुकूमत और PTI को एक मेज़ पे बिठाए और उसकी बेशक मेज़बान बने, और मेज़बानी हम करने के लिए तैयार है। अगर PTI आगे बढ़ना चाहे और गवर्नमेंट भी आगे बढ़ना चाहे, और यकीनन इसमें एक तीसरा फरीक है जो कि गैर मरई कुव्वत है, वो भी आगे बढ़ना चाहे, तो वो कम से कम अपने एंड पे जो उनके लोग हैं उनको इजाज़त। ठीक है। अब सेनेटर साहब इस मुआहदे की शिकों के अंदर ये वाज़े दर्ज है कि अस्करी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, इलाकाई ताउन भी किया जाएगा, मौशी इस्तेहकाम के लिए भी कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। लेकिन 17 से ऑनवर्ड आज तक 20 तारीख तक हमारे सामने जो आ रही है चीज़ वो यही है कि इसी चीज़ पे खुशी है कि जी अस्करी ताल्लुकात बहुत आगे जाएंगे। जो मौशी मामला है हमारा, आपको लगता है कि इस किस्म के मुआहदे जब होते हैं दुनिया भर में कहीं भी, तो इकॉनमी को भी स्टेबल करने में वो मुआवन साबित होते हैं?
और यकीनन इकानमी को भी इस मामले में जो है ना मामलत मिलेगी। उसकी एक तरीकाकार तो ये हो सकता है कि जो छोटे हथियार जो है सऊदीज को चाहिए या गल्फ में बाकी किसी को चाहिए तो वो पाकिस्तान से भी मंगाए जा सकते हैं, और पाकिस्तान के हथियार उस स्टैंडर्ड के हैं यकीनन कि जो उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान को कम से कम इस शोबे में जो है ना वो तरक्की करने लग जाएगा, मज़ीद तरक्की करने लग जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकाला भी जा सकता है, थोड़ी सी उसको सपोर्ट चाहिए, मगर कुछ हमको भी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हमारा असल मर्ज जो है वो करप्शन है, वो करप्शन को हम जो है कम भी नहीं कर सके, दूर करना तो दूसरी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी। जहां एक तरफ इस स्ट्रेटेजिक मुआहदे को लेकर मुस्लिम ममालिक में खुशी की लहर पाई जा रही है, वहीं पर इस मुआहदे को भारत और इजराइल के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा चैलेंज भी करार दिया जा रहा है। मुआहदे के अंदर मौजूद एक शिक ने ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत जैसे मंसूबे बनाने वालों की नींदें उड़ा दी हैं। वो शिक ये है कि अब सऊदीया या पाकिस्तान में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमले को दोनों मुल्कों के खिलाफ ना सिर्फ जारियत तस्वुर किया जाएगा बल्कि मुश्तरका तौर पर हमले का जवाब भी दिया जाएगा। इस मुआहदे को अमेरिका समेत 32 यूरोपीय ममालिक के नेटो यानी कि फौजी इत्तेहाद से भी कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि आर्टिकल 5 में यह लिखा है कि अगर किसी एक नेटो इत्तेहादी मुल्क पर हमला हुआ तो तमाम नेटो ममालिक मिलकर इस हमले का जवाब देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मुआहदे को लेकर यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद अरब ममालिक भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इसमें शामिल हो सकते हैं। अहम नुक्ता यह भी है कि पाकिस्तान को पिछली कई दिहाइयों से अफगान सरजमीन से इंडियन प्रॉक्सी यानी कि दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है, जिसका एक सबूत यह है कि आज ही फितनतुल हिंदुस्तान का एक दहशतगर्द और जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में मारा गया। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया है कि डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ तो उसे भी सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार का हक में भारत को दिया गया। सवाल यह है कि इस दिफाई मुआहदे के मुस्तकबिल में इंटरनेशनल लेवल पर और इलाकाई सतह पर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मास्टर स्ट्रोक से भारत हो, इजराइल हो या मगरबी दुनिया, वो इतनी बेचैन क्यों है? इसी पर बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ कराऊंगी। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मुआहिदा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, लेकिन ये इतनी बेचैनी भारत हो, इजराइल या फिर मैं कहूँगी अमेरिका, इनको इतनी बेचैनी क्यों है? देखें, इससे एक तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, किसी को ऐसी तवक्को नहीं थी या समझ ले इसको, एवरीबॉडी वाज टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन ये नहीं था कि ये 2 दिन में हुआ या दोहा पे हमला हुआ उसके बाद हुआ, नहीं, तो ये तो काफी अर्से से पहले चल रहा था। और जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो 1951 से जब हमारा पहला दोस्ती का माहिदा हुआ सऊदी अरब के साथ, 54 में किंग सऊद ने पाकिस्तान के विजिट किया, तो उसके बाद 67 में हमारा पहला माहिदा हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन से, और सब्सिक्वेंटली हमारी डिप्लॉयमेंट्स होती रही है वहाँ पे। और तबूक वाज द प्लेस, यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट 15,000 ट्रूप स्टेशन होते रहे 70s से और 80 के दरमियान। फिर ये जब कुवैत पे हमला हुआ तो उस वक्त हमारी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हुई थी, तो एक कनेक्टिविटी शुरू से मिलती तो मिलती रही है। अब जब ये हुआ है तो देखें कि उससे ये हुआ है कि इजराइल के लिए क्या मैसेज गया। इससे इजराइल के जो ग्रेटर इजराइल के डिजाइन से वो एक्सपेंशन कर रहा था, अब उसको एक ड्रॉ करनी पड़ेगी एक लाइन की, उस लाइन से वो आगे जाता है तो ही विल क्रॉसिंग रेड लाइन। सो एक वाज़ेह मैसेज उसकी तरफ किया, क्योंकि ग्रेटर इजराइल जब बात होती है तो इसमें सऊदी अरब का भी बहुत सारा इलाका इसमें शामिल है। और फिर सिमिलरली इंडिया के लिए भी देखना, अखंड भारत का तो कंसेप्ट उनके पास भी है और वो भी एक्सपेंशन करना चाहता है, और वो तो क्लेम करते हैं
all that south of Himalayas, north of Indian Ocean is अखंड भारत। सो वो कंसेप्ट तो एक वो भी मैसेज इनको जा चुका है। और फिर देखें कि मिलिटरीली हमने अपना आप को एस्टेब्लिश किया, साबित किया मार के हक में, अब बुनियाद महसूस में, जब हमारी जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल अभी बढ़ गया है, हम नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे साउथ एशिया में तो थे ही, लेकिन जब हमने मूव किया टू वेस्ट एशिया तो वहां पे देखें वोलेटाइल रीजन में पाकिस्तान ने एंट्री दी है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो डायनेमिक्स आप देखें साउथ एशिया के भी चेंज हो गए हैं, वेस्ट एशिया के भी चेंज हुए हैं, और जिससे दुनिया को they have been taken by surprise। लेकिन इसमें एक जो मसला भी है, कुछ लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, और कुछ सोलो इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान के भी लोग बाहर बैठे हुए हैं या वेस्टर्न है या मीडिया है, मेनली इंडिया वाले जो हैं, इसको डिफरेंट आइडियोलॉजिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, एक इस्लामिक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, प्रेशर एक तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब के पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का एक एलिमेंट है, उसमें बहुत सारा हिस्सा भारत की तरफ से आता है, जब वो अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए, और इसका सहारा लेता है वो हमारे हमसाया ममालिक जो दीगर ममालिक है, उनके ज़रिए वो प्रॉक्सीज को अपनी को चलाता है। पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा संगे मील अबूर किया है इस एग्रीमेंट के बाद। और अगर जहां तक मैं ईरान की बात करूं तो आपके नज़दीक अब इन चीज़ों में आपको लगता है कि कमी होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में या ख़ासतौर पे इस्लामी ममालिक में जिस सफ़ के अंदर जहां सबसे ऊपर खड़ा है, वहां पर सबको इस बात का एहसास हो गया है कि हमें अपना झुकाव किस तरफ रखना है और किन के साथ आगे बढ़ना है। तो आइंदा मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में ये प्रॉक्सीज में कमी या फिर दहशतगर्दी में जो एक एलिमेंट है वो कम होता हुआ आपको महसूस हो रहा है? जो भी डिसीजंस होते हैं नेशनल इंटरेस्ट में लेते हैं, पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, यकीनन उसके हिसाब से करना है। और हमारा देखें एक ही मसला है जो अफगानिस्तान के साथ है, हम ये कहते हैं कि भाई जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से अफगानिस्तान के साइल से ऑपरेट कर रहे हैं उनको रोको, उनको डिसमेंटल कर, दैट इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो अभी हो नहीं रहा, लेकिन ये है कि ईरान हमारे साथ खड़ा है। इवन बहुत पॉजिटिव हमने भी रिस्पांस देखा यमनी हौतीज की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। सो एक यूनिफाइंग अप्रोच जारी है इंटरनेशनली, हम देखें तो एक बहुत अच्छा है कि क्योंकि इजराइल को स्पेसिफिकली देखा जाए तो। लेकिन अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर आप पूरी हिस्ट्री देख रहे राइट फ्रॉम 1947 से लेकर आज तक, जितना इंडिया ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बदकिस्मती से, सिमिलरली अब जितने अफगान गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने भी यही कोशिश की है। इवन ये देखे अफगान तालिबान से हमारे तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, यहाँ खुशियां मनाई गई कि वेस्ट से हमारा अभी ये वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी, कोई वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होंगी। बट इसके बावजूद देखें कि फितना उल हिंदुस्तान वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, फितना उल ख्वारिश वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। आपके सामने मिसालें हैं। आज जो रहमान गुल जो मारा गया है, हेल्मंड से जो खबर आई है, तो आप देखें कि बालाश मरी जो मारा गया था 2007 में, वो हेलमंड में मारा गया था, सेम प्रोविंस, ये साउथ में अफगानिस्तान के। और सिमिलरली असलम अच्छू जो था वो कंधार में मारा गया था, वो भी BLA का था। और ये तीसरा बंदा है, ये भी हेलमेंड में मारा गया। सो देखे तो ये तो सबूत हम दे रहे हैं ना। आपने पीछे सबूत की बात की तो सरफराज बांगलजई जो आया था तो उसने भी सबूत से बात की, तो मैं अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। गुलजार इमाम शम्पे जब मेन स्ट्रीम में वापस आए तो उन्होंने कहा मैं तो अफगानिस्तान से बात कर स्टे कर रहा था। वी वर इन कम्युनिकेशन विद इंडियन जो एम्बेसी के लोग थे, जो रॉ के ऑफिशियल के साथ थे, बशीर से वहां पे बैठा हुआ था। तो सबूत सारे हैं, लेकिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात क्यों पैदा हो सकती हैं? अमेरिका ने BLA और मुजीब ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, और उसका मतलब ये है इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस भी है। सबूत हम ऑलरेडी दे चुके हैं, मजीद अमेरिकन को भी पता है, सेंटकॉम को भी पता है। जो उनके जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मार्च दिस ईयर उन्होंने एक जो रिपोर्ट 32 पेजेस रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा था फितना और ख्वारिश को मेंशन करके बताया था इट इज नाउ बिकमिंग ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। तो मेरा ख्याल में रियलाइजेशन उधर भी है। दैट्स व्हाई
जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहन में ये बात है, बगराम वाला जो बात वो कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स आल्सो। ठीक है सर, ये आपने बड़ा खूबसूरती की तरह बगराम एयरबेस की तरफ जो रुख मोड़ा है। अब बगराम एयरबेस के ऊपर जो तालिबान हैं अफगानिस्तान से, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है जो कि अमेरिका के मुफाद में तो नज़र नहीं आ रहा। बातचीत के अलावा आपके नज़दीक क्या ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका कोई और रास्ता इख्तियार कर ले, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो क्या पाकिस्तान का इफेक्ट होने का खतरा इसके अंदर मौजूद है अगर वो बातचीत के अलावा कोई रास्ता इख्तियार करता है बगराम एयरबेस के लिए? अभी तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। एक तो जो वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर वो कुछ लेन देन के दिखने वो बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान के इकॉनमी को वो देख रहे हैं, और अफगानिस्तान के अंदर वो जो वहाँ पे सेक्शनल फाइटिंग है, वहाँ पे विदन तालिबान में जैसे ग्रुप बंदी है। और इसके अलावा देखें कि उसमें जो वहाँ पे वेपन्स और इक्विपमेंट जो उन्होंने पहले कहा था कि जो वेपन्स और इक्विपमेंट हम छोड़ के गए हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने कई दफा कहा था। और इसके अलावा देखें कि 9/11 के बाद जो हमले हुए थे वो अलकायदा की वजह से हुए थे। आज अफगानिस्तान में अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म हो गई है, बिल्कुल जिस पहले वाली हालत पे आ गई है। हमारे जो चतराल पे हमले हुए थे पोस्ट में, उसमें अलकायदा भी शामिल थी, अफगान तालिबान भी शामिल थे, चतराल खारिज भी शामिल थे। दाइश वहाँ पे मजबूत हो गई है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वहाँ मौजूद है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान वहाँ पे है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पे 23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।